हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोवाइब्स लर्निंग। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, ये आगे के लेक्चर्स की बात हम कर रहे हैं। ये लेक्चर फोर्थ है। किसका? ब्रीदिंग का। हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, बहुत सारे पार्ट्स पढ़ लिए ब्रीदिंग के। हमने देख लिया कि नोज से लेकर के अगर हम एल्वियोलाई तक की बात करें तो कैसे कैसे चीजें डिफरेंशिएट हो रही हैं और कैसे कैसे ऑर्गन्स का कंपोजिशन या कोलैबोरेशन हो रहा है। इसके आगे अब हम बात करेंगे प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन की, जिसको नाम क्या होता है? प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन, जिसको हम क्या नाम से पुकारते हैं? हम बोलते हैं लंग्स। हम आगे की बात देखेंगे कि लंग्स किस तरीके से इवॉल्व हुए, कैसा उनका स्ट्रक्चर बना और कैसे हम लेफ्ट लंग और राइट लंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात, लंग्स की हम क्या कहते हैं? इट इज द प्राइमरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। प्राइमरी का मतलब होता है मेन, मतलब जो मेन काम रेस्पिरेशन का जो कर रहा है, एक्चुअल में जो O2 अंदर की तरफ ले रहा है, मतलब बॉडी को दे रहा है, और CO2 बाहर की तरफ दे रहा है, मतलब एटमॉस्फेयर को दे रहा है। ये मेन काम कर रहा है, इस चीज का एक्सचेंज करने का काम जो कर रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दिया? प्राइमरी नाम दिया। अब जब हम लेफ्ट और राइट लंग से पहले हम ये बात करें कि जो लंग्स होते हैं उनका कलर क्या होता है, तो हमने देखा जो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं, न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, उनमें लंग्स जो होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं? लंग्स होते हैं पिंकिश कलर के। लेकिन जैसे जैसे एक अडल्ट बनता जाता है, हम इतना ज्यादा पोल्यूटेंट्स के एक्सपोजर में रहते हैं या फिर हमारी कुछ हैबिट्स ऐसी हो जाती हैं जो कि लंग्स को नुकसान पहुंचा सकती हैं। ये जो लंग्स होते हैं वो डार्कर होते जाते हैं। ठीक है। तो अगर हम न्यू बॉर्न बेबी के बात करेंगे जो अभी किसी भी गलत चीज के एक्सपोजर में नहीं आया है, पॉल्यूटेंट्स के एक्सपोजर में नहीं आया है, उनके लंग कुछ इस तरीके से दिखेंगे, बिल्कुल पिंकिश कलर के। लेकिन अगर हम किसी ऐसे इंसान की बात करें जो बहुत ज्यादा पॉल्यूटेंट वाली जगह पे रह रहा है, जैसे कि कोई दिल्ली रह रहा है, हम दो लोगों को देखें, एक जो दिल्ली रह रहा है और एक जो हिमाचल रह रहा है, अगर इन दोनों के लंग्स को नोटिस करेंगे तो इन दोनों के लंग्स में बहुत मेजर डिफरेंस आएगा कलर का। ठीक है। हम देख करके पता लगा सकते हैं कि कौन सा इंसान दिल्ली रह रहा है और कौन सा इंसान इंसान हिमाचल रह रहा है। तो ये कैसे हो जाते हैं? ये डार्क होते जाते हैं जैसे जैसे पॉल्यूटेंट्स के एक्सपोजर में आते हैं। दूसरी बात, कैसे होते हैं? एलोंगेटेड होते हैं, लंबे होते हैं, एंड वन पेयर प्रेजेंट होता है। सबके पास दो लंग्स होते हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग। किसी के पास एक्स्ट्रा लंग्स नहीं है, होते तो बहुत ही अच्छी बात होती, बट ऐसा नहीं है। जब हम राइट और लेफ्ट लंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ माइन्यूट से डिफरेंसेस हैं, बट हैं। तो हम देखते हैं कैसे डिफरेंसेस हैं अगर हम लेफ्ट लंग और राइट लंग की बात करेंगे। ये मैंने एक डायग्राम बनाया है, इस साइड मैंने राइट दिखाया है और इस साइड मैंने लेफ्ट दिखाया है। अगर मैं देखूं तो मैंने ये जो राइट वाला लंग है, ये कैसा बनाया है? थोड़ा सा ब्रॉडर बनाया है एंड शॉर्टर बनाया है। यही अगर हम लेफ्ट साइड वाले की बात करें तो मैंने कैसा बनाया है? नैरोअर बनाया है एंड एलोंगेटेड बनाया है। तो बात आती है, ये राइट लंग ब्रॉडर और शॉर्टर क्यों बना और लेफ्ट लंग नैरोअर और एलोंगेटेड क्यों बना? तो राइट साइड आप सबको पता है हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? लिवर प्रेजेंट होता है। इसको अकोमोडेट करने के लिए, इसको जगह देने के लिए हमारा जो राइट लंग है वो कैसा हो जाता है? थोड़ा सा छोटा हो जाता है, मतलब शॉर्टर हो जाता है। पहली बात तो ये हो गई। ऐसा कुछ भी हमारे लेफ्ट लंग को तो करना नहीं है, दूसरी साइड हमारा लिवर भी नहीं है, तो वो कैसा हो जाता है? नैरोअर हो जाता है और एलोंगेटेड हो जाता है। ठीक है। दूसरी बात अगर मैं आपसे बोलूं, ये जो हमारा लंग होता है, इसके अंदर एक नॉच जैसा प्रेजेंट होता है। नॉच मतलब एक डिप्रेशन टाइप का प्रेजेंट होता है, और ये डिप्रेशन होने का रीजन सिर्फ एक ही है, क्योंकि इसको यहाँ किसको अकोमोडेट करना है? इसको हमारे हार्ट को
अकोमोडेट करना है यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे? हार्ट। तो जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, पहली बात तो मैंने क्या बताया, नैरोअर होता है, एलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है। ठीक है, जस्ट बिकॉज कि हार्ट उसमें फिट होना है। हार्ट को हम दूसरी एक और नाम से जानते हैं जिसको हम कार्डियक बोलते हैं। तो हमने क्या नाम दे दिया इस नॉच को? कार्डियक नॉच का नाम दे दिया। कहाँ प्रेजेंट है? लेफ्ट लंग की साइड में प्रेजेंट है। ठीक है, अब बात आती है फिशर्स की। फिशर्स क्या होते हैं? कुछ ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, कुछ ऐसे हम बोलेंगे जो उसकी अपर लेयर होती है, ऐसा लगता है जैसे कि वो कट गई है, या फिर हम बोलते हैं डीप ग्रूव्स बना देते हैं। अब ये ग्रूव्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? अब एक बात सोचिए, अगर एयर हमारे लंग्स में जा रही है तो हमारे जो लंग्स हैं वो क्या हो जाएंगे? इन्फ्लेटेड हो जाएंगे। इन्फ्लेटेड मतलब फूल जाएंगे, जैसे कि बलून इन्फ्लेट होता है ना, फूल जाता है, उसमें हवा भरी जाती है तो क्या होता है? वो इन्फ्लेट हो जाता है। ऐसे हमारे लंग्स जो है वो क्या है? इन्फ्लेट हो जाएंगे। तो इन्फ्लेट होने के लिए भी उनको क्या चाहिए? स्पेस चाहिए ना। जो वो एक्स्ट्रा स्पेस है वो आपको कौन दे रहे होते हैं? वो आपको फिशर्स दे रहे होते हैं। तो जो राइट और जो लेफ्ट लंग है, इन दोनों के फिशर्स में डिफरेंस होता है। जो राइट लंग होता है उसके अंदर 3 फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। इस तरीके से फिशर प्रेजेंट होगा, और एक इसमें इस तरीके से प्रेजेंट होगा, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक फिशर प्रेजेंट होता है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? जिसको हम बोलते हैं ओब्लिक फिशर। तो अगर मैं बोलूं कि राइट लंग उसमें 2 फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। वन इज हॉरिजॉन्टल फिशर एंड वन इज ओब्लिक फिशर। हॉरिजॉन्टल जो हॉरिजॉन्टल बनाना है, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज द ओब्लिक, एंड हेयर ओनली ओब्लिक। और लेफ्ट लंग में कितने फिशर प्रेजेंट है? लेफ्ट लंग में आपके सिर्फ और सिर्फ 1 फिशर प्रेजेंट है, दैट इज ओब्लिक फिशर। इन 2 फिशर की वजह से हम बोलते हैं कि इसमें लोब्स आई, मतलब एक अलग से डिफरेंशिएटेड एरिया बन गया, कुछ लोब्स बन गए। लोब्स जैसे कि इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज लोब्स। तो यहाँ देखिए 1 2 एंड 3, और यहाँ देखिए सिर्फ 1 एंड 2। तो हम बोलते हैं राइट लंग में कितनी लोब्स बन गई? हम बोलेंगे कि 3 लोब्स बन गई। कौन कौन सी? हमने बोला सुपीरियर लोब, सुपीरियर लोब बनी, इंफीरियर लोब बनी एंड एक मिडिल लोब बनी। सुपीरियर हम लेफ्ट लंग की बात करेंगे तो सिर्फ 2 लोब्स बनती हैं। एक को हमने नाम दिया सुपीरियर लोब एंड सेकेंड वन इज इंफीरियर लोब। इतनी बात समझ में आई? अब जो ये लंग होता है, ये लंग्स जो होते हैं वो डबल मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। लेट्स सी। एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट हुई जिसको हम डबल मेम्ब्रेन बोलते हैं, जिसमें कि बाहर वाली मेम्ब्रेन को हमने नाम दिया आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन, और अंदर वाली को हमने नाम दिया इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। जो बाहर की तरफ है उसको हम एक और नाम से जानते हैं पेराइटल। पेरीफेरी पे है, बाहर की तरफ फेस करी हुई है तो पेराइटल। और इनर को जो हम बोलते हैं वो बोलते हैं हम विसरल मेम्ब्रेन, क्योंकि वो अंदर सॉफ्ट ऑर्गन, ये जो अंदर ऑर्गन है उससे कनेक्ट हो रही है ना, तो हमने क्या नाम दिया कि ये विसरल साइड में है, तो विसरल मेम्ब्रेन। और इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक फ्लूइड प्रेजेंट होता है। अब इस फ्लूइड प्रेजेंट होने का रीजन क्या है? इस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड।
ये क्या करता है, जब भी हमारे लंग्स इन्फ्लेटेड होते हैं या फिर हमारे लंग्स नॉर्मल पोजीशन पे आते हैं, तो ये जो दोनों मेम्ब्रेन हैं, ये आपस में घिसे ना, आपस में फ्रिक्शन ना प्रोड्यूस करें। इस वजह से सिंपली क्या कर दिया गया, लुब्रिकेशन डाल दिया गया। हमारे अगर हम एक्टिवा वगैरह चलाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोग स्कूल जाते होंगे, आप लोग साइकिल से स्कूल जाते होंगे, तो आप भी ये करते होंगे, अगर आपकी साइकिल की चेन वगैरह ढंग से काम नहीं करती तो आप कुछ ना कुछ ऑयलिंग करते हैं उसमें, जिससे कि वो बहुत अच्छे से स्मूथली चल सके, फ्रिक्शन कम प्रोड्यूस हो। ठीक है, तो ऐसे ही हमारी बॉडी ने भी यही काम किया, दो मेम्ब्रेन के बीच में ना लुब्रिकेशन ऑयल डाल दिया, सिंपल सी बात इतनी समझिए। और उसका हमने क्या नाम रख दिया, उसका हमने प्लूरल फ्लूइड नाम रख दिया। क्या करता है, हेल्प टू डिक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द टू मेम्ब्रेन, दोनों मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन कम बने, इस वजह से उन्होंने क्या डाल दिया, प्लूरल फ्लूइड फिल कर दिया। ठीक है, अब बात आती है, एक स्टेटमेंट मैं बता रही हूं, उस स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिएगा। इन दी thoracic cavity lead to the lead to the change in the pleural cavity। ये प्लूरल है, पूरा लंग को हमने प्लूरल नाम दिया, इसके अंदर का जो है वो प्लूरल कैविटी बोला हमने। तो जो थोरेसिक कैविटी है, जो थोरेसिक कैविटी है, अगर मैं एक बॉडी ऑर्गन बनाऊं, एक बॉडी है सिंपली, सॉरी बॉडी ऑर्गन नहीं, तो इसका ये जो अपर वाला पार्ट है, ये कौन सा हो गया, थोरेसिक कैविटी हो गया ना ये। और बीच वाला एब्डोमिनल कैविटी हो गया, नीचे ये पेल्विक कैविटी हो गया, ये तीन कैविटी में डिवाइड होता है। तो ये जो थोरेसिक कैविटी है, अगर इसकी वॉल्यूम में या इसके प्रेशर में कुछ भी चेंज आ रहा है, या हम सिंपली बोले अगर इसमें कोई भी चेंज आ रहा है, तो वो सीधा सीधा कहाँ दिखेगा, प्लूरल कैविटी में दिखेगा। क्यों, क्योंकि ये जो प्लूरल कैविटी बनाई गई है, ये वैक्यूम बनाई गई है, वैक्यूम कैविटी है ये। मतलब थोरेसिक कैविटी से बिल्कुल कनेक्शन में जो कैविटी बनी, वो कौन सी बनी, प्लूरल कैविटी बनी। तो अब हम बात करते हैं, ये प्लूरल कैविटी बोल दें या फिर थोरेसिक कैविटी बोल दें, ये चारों तरफ से कैसे वैक्यूम बनाई गई, या ये चारों तरफ से किस तरीके से, किस ऑर्गन से या किस बोन से घेरी गई, या फिर हम बोलें किससे सराउंड कर रही है ये, जिसकी वजह से ये वैक्यूम बना। तो देखिए, बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं बोलूं ये आपकी थोरेसिक कैविटी है, ठीक है, ये मैंने क्या बनाई, थोरेसिक कैविटी। अब आप खुद सोचिए, अब आप अपने आप को यहां रख करके थोड़ा सोचने की कोशिश करिए, ये थोरेसिक कैविटी के पीछे जो हिस्सा है, जो आपका बैक साइड है, वो कौन सी साइड है, डोर्सल। और जो इसके आगे वाला हिस्सा है, जहां पे आपकी चेस्ट दिखाई दे रही है, मतलब फ्रंट वाला जो हिस्सा है, वो क्या हुआ, वेंट्रल। और जो लेटरल साइड में जो हिस्सा दिख रहा है, दैट इज नोन एज लेटरल। ठीक है, साइड में जो हम बात कर रहे हैं। तो मैंने थोरेसिक कैविटी के बेसिस पे मैं ये बात बता रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनने की कोशिश किया करिएगा। अगर ये थोरेसिक कैविटी है, डॉर्सली ये थोरेसिक कैविटी किससे कवर्ड है, हम बोलेंगे वर्टिब्रल कॉलम से कनेक्टेड है। लेटरली अगर हम बोलेंगे रिब केज ने इसको सराउंड किया। और वेंट्रली अगर हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे स्टर्नम इससे कनेक्शन में आई। और अगर मैं बोलूं इसके नीचे क्या प्रेजेंट है, क्योंकि हो सकता है ना नीचे से भी खुला रह गया, तो नीचे भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्टल बोलते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, डिस्टली ये किससे कनेक्टेड है या कवर्ड है, हम बोलेंगे डायफ्राम से कवर्ड है। तो ये हर तरह से कवर्ड करी गई, और क्या बना दी गई, इन सब की वजह से एक वैक्यूम बना दिया गया, एक वैक्यूम कैविटी बना दी गई। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि वर्टिब्रल कॉलम के रिस्पेक्ट में बताओ कि थोरेसिक कैविटी किस साइड है, तो अगर मैं बोलूं वर्टिब्रल कॉलम यहां है,
तो वर्टिब्रल कॉलम के आगे की साइड है ना, और आगे को हम क्या बोलते हैं, वेंट्रल बोलते हैं। तो वर्टिब्रल कॉलम से वेंट्रली प्रेजेंट है क्या, थोरेसिक कैविटी। बात समझ में आई? अगर नहीं समझ में आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं इसका और फिर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी अगर आप लोगों को नहीं समझ में आई होगी तो। अगर मैं पूछूं स्टर्नम की कौन सी साइड में थोरेसिक कैविटी है, मतलब स्टर्नम है, स्टर्नम आगे की साइड है, उसके पीछे से ही तो थोरेसिक कैविटी बनेगी, और पीछे का मतलब क्या होता है, डॉर्सल। तो डॉर्सली प्रेजेंट है। इतनी बात समझ में? तो वो कैसे भी पूछ सकता है, कि वो ऐसे भी पूछ सकता है, थोरेसिक कैविटी के रेस्पेक्ट में पूछ सकता है, या फिर वो वर्टिब्रल कॉलम और स्टर्नम के बेसिस पे भी पूछ सकता है कि किस तरीके से थोरेसिक कैविटी का फॉर्मेशन हुआ है। मैं समझ रही हूँ, इतनी बात समझ में आई होगी आप लोगों को। अगर प्लूरल मेम्ब्रेन में कोई भी इंफ्लामेशन हो सकता है या पॉसिबिलिटी है, तो हम बोलेंगे इन्फ्लामेशन इन प्लूरल मेम्ब्रेन। जैसे कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था आपको, अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर यहाँ पे कहीं पे आई बटन बना हुआ आ रहा होगा, आप देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस सबका प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी। तो आप देखिए, मैंने ब्रोंकाइटिस बताया था जब ब्रोंकाई में इन्फ्लामेशन हो रहे थे, यहाँ पे प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो रहे हैं। अब इन्फ्लामेशन के कोई भी रीजन हो सकते हैं, हो सकता है कि कोई फॉरेन एंटीजन वगैरह ने अटैक कर दिया हो, कोई भी रीजन हो सकते हैं, एक्स वाई जी। हमें रीजन में नहीं जाना, हमें क्या पढ़ना है, अगर प्लूरल मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन हुआ है तो इस कंडीशन को हम नाम देते हैं प्लूराइटिस। जैसे वहां पे क्या था, ब्रोंकाइटिस था ना, यहाँ हम बोलते हैं प्लूराइटिस। आई एम होपिंग कि इतनी बात समझ में आई होगी। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आप लोग मुझे बताइएगा कि हाँ, हम लोगों को ये चीजें समझ में आ रही हैं बहुत अच्छे से, और अगर नहीं आ रही है तो भी मुझे बताइएगा कि आप लोगों को नहीं आ रही है। यहाँ तक का हमने सारे पार्ट्स कवर कर दिए। अब नेक्स्ट लेक्चर जो मैं बताऊंगी उसमें मैं बताऊंगी मैकेनिज्म। किसका मैकेनिज्म, दो चीज का मैकेनिज्म, इंस्पायरेशन का और एक्सपायरेशन का। इन दोनों का मैकेनिज्म पढ़ाऊंगी कि कैसे कैसे इंस्पायरेशन होता है और कैसे एक्सपायरेशन होता है। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट। आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करिए, और आपको अगर किसी भी चीज में डाउट हो, वेदर इट्स बॉटनी और वेदर इट्स जोलॉजी, अगर आपको बॉटनी के कोई पर्टिकुलर टॉपिक्स पढ़ने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं बॉटनी के टॉपिक्स बहुत अच्छे से आपके लिए लेकर के आऊंगी, पूरी की पूरी सीरीज। टिल देन ऑल द वेरी बेस्ट, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।